आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इरम है और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ PIPRC प्लेटफॉर्म पर। PIPRC के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ। इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और शॉर्ट में से हम PIPRC के नाम से जानते हैं। हम लोग 3 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं: साइकोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, और साथ में हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। और ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको थेरेपी चाहिए हो, काउंसलिंग चाहिए हो, या आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या आपका हमारे किसी भी स्पेशलिस्ट जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशन शामिल है, आपको इनमें से किसी का अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता कर सकते हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। आज जो है हम यहाँ पर मौजूद है एक बेहतरीन वेबिनार के लिए, जो कि अपनी पी अ, जी, अपने माइक्स जो है वो ऑफ रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल राइट जी। मैं आप सबको इंट्रोडक्शन करवा रही थी हमारे आज के वेबिनार का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम स्कूलिंग के हवाले से, और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मतलब इतनी इतनी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड किस्म की हमारे साथ जो है बहुत गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। अगर आप उनसे सीखना चाहें तो आप उनसे क्या नहीं सीख सकते। ये 40 मिनट का वेबिनार बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत ही कम ड्यूरेशन है उनसे सीखने के लिए। आज वो जिस टॉपिक पर हमारे साथ बात करेंगी वो है होम स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये वेबिनार पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, शेडो टीचर्स के लिए है, केयर गिवर्स के लिए है, बेसिकली इन तमाम लोगों के लिए जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ डील करते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर का नाम है मिस्टर सिफ कमल, और इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि माशाल्लाह से ये एक इदारा चला रही हैं, इम्बॉसम स्पेशल एजुकेशन सेंटर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 6 साल से फैसलाबाद में काम कर रहा है। इनका काम जो है वो साइकोलॉजी बेस्ड है, स्पीच पैथोलॉजी बेस्ड है, और मजीद जो है वो हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम नसरम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अ, तफसील से इंट्रोडक्शन करवा दिया। जजाकल्ला। अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला की है। जात सबसे बेहतरीन है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच मैम। हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आप जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं PIPRC प्लेटफॉर्म पर। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्क्रीन एज वेल। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मैं अपने जितने भी सामाईन हैं जो सुन रहे हैं, मेरा ताल्लुक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहा है, और एज अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हम काम कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो पिछले 11 साल से इस फील्ड में रहने की वजह से बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी इनको जो है लोग सीखें और इम्प्लीमेंट कर सकें, जो जो उनकी मुश्किलात हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। और PIPRC के प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह मैम, आज हम ऑनर इज ऑल आवर्स। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। होम स्कूलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है एजुकेशन में आता है। सबसे पहले एजुकेशन कहाँ से करवाई जाए बच्चों की, और अगर बात आए स्पेशल नीड्स पे, इस स्पेशल नीड्स पे हमारे पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज और मल्टीपल चैलेंजेस आ जाते हैं। उनमें स्कूलिंग का कंसेप्ट लाना या उनको एजुकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अव्वल तो हमें ऐसे इदारे मिलते नहीं हैं, और अगर मिल जाएं तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स फेस करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बच्चे घरों में रह जाते हैं और उनको प्रॉपर और बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिस पे हमने एक इनिशिएटिव लिया कि इनको पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाए कि उन बच्चों की होम स्कूलिंग भी हो सकती है, जिनमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो है बच्चे घर रह जाते हैं। मिस इरम, काइंडली नेक्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले कि व्हाट इज होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है क्या, कहाँ से आया है, बहुत तफसील से नहीं पढ़ी,
टू द पॉइंट, लेकिन एलेबरेट करने की कोशिश करूंगी कि एजुकेटिंग अ चाइल्ड बाय अ पेरेंट और अ टीचर एट होम, जो घर में एक एनवायरनमेंट में रहते हुए पेरेंट या टीचर के थ्रू हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, ये इस चीज का कॉन्सेप्ट है। चॉइस मेड बाय पेरेंट्स टू प्रोवाइड प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल एजुकेशन एट होम, कि वो अपने बच्चे के लेवल को बेहतर जानते हैं। उनका बच्चा इनिशियल लेवल पे है या वो ड्रॉप आउट है किसी स्कूल से, किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या उनकी आगे हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी या इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चा घर पे है और उसकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हुई है, एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए सबसे पहले तो हमने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि हमारा बच्चा किस लेवल पे फॉल करता है। उसको एजुकेट करने के लिए पेरेंट और टीचर्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं, जो कि घर में एक इन्वायरमेंट में रहते हुए हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसी क्या वजूहात हैं कि एक बच्चा घर में भी पढ़ सकता है? सबसे पहले तो उनके पीछे बहुत सारे मसाइल हैं जो बच्चा ऑलरेडी घर बैठ गया है। उन मसाइल को तो हम डिस्कस करते ही हैं, लेकिन वजूहात जो है उनको अब हम गुड रीजंस को हम डिस्कस करेंगे कि मसाइल तो जो होने थे वो हो गए, लेकिन होगा क्या कि घर में पढ़ते हुए बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल टाइम के साथ पढ़ सकता है। स्कूल रन सिचुएशंस नहीं होती, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज नहीं होते, बहुत सारी एसेसरीज और लग्जरीज जो कि या स्कूल की डिमांड्स में आ जाती हैं, उनके इश्यूज नहीं होते। फिर बच्चा जो है वो सेल्फ लर्निंग पे चला जाता है, जो बच्चे की लर्निंग और उसकी स्पीड को फोकस किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। फिर उनका अपना टाइम टेबल बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्कूल्स का इशू आता है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से मॉर्निंग स्कूल मिस हो जाए तो डेफिनेटली हमें इवनिंग स्कूल्स की बहुत कम ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वन टू वन सेशन, वन टू वन में जो बच्चा है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, और बच्चे के लिए जो उस्ताद है, टीचर या पेरेंट जो भी उनको पढ़ा रहा है, वो उसके लिए फोकस पॉइंट होता है, और लर्निंग जो है वन टू वन सेशन में रिजल्ट अच्छा देती है। फैमिली ओरिएंटेड कंडीशंस लग जाती हैं। फैमिली ओरिएंटेड इन द वे कि आपकी बहुत सारी कल्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम एक सोशलाइज्ड और डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो स्टेटस मेंटेनेंस है उनके इश्यूज के जो है वजूहात जो पेश आती हैं बच्चों को, उनमें ये बच्चे फॉल नहीं कर पाते। फिर ये होता है कि फैमिली ओरिएंटेड होने की वजह से उनको बेहतर केयर, बेहतर पैम्पर किया जा सकता है, और वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, फ्लेक्सिबल फील करते हैं स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया, दुनिया एक बच्चे की दुनिया होती है और एक हमारी अपनी दुनिया होती है। बच्चे की दुनिया कहाँ फॉल करती है ये तो एक पेरेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है, फादर मदर इसको बहुत अच्छे से जो एडवोकेट कर सकते हैं। फिर वो टीचर जो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। उस दुनिया को ढूंढने, समझने और करने के लिए अगर हम एक 10 to 12 बच्चों की क्लास में भी उनको ले जाएं तो एक टीचर पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे शेडो टीचर भी साथ में असिस्ट कर रहे हूँ। लेकिन क्या होता है कि वक्त की कमी की वजह से वो बच्चे की अटेंशन या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसा होता है कि ये दोनों के लिए एक मेंटल ईज का पॉइंट होता है कि यहाँ पे वो दोनों बड़ी आसानी से कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरीके से कि जैसे वही के बहुत सारी स्कूल एसेसरीज, लग्जरीज, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, और ऐसी बहुत सारे इवेंट्स जिनमें हम समझते हैं कि हमें बच्चे के ऊपर प्रेशर बनता है और कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो नहीं होते, लाइक उस पे पेरेंट्स पे भी बोझ बन जाता है, इतनी रिसोर्सेज नहीं होते उनके, तो वहां पे ये हमें हेल्पफुल है सिस्टम लगता है कि होम स्कूलिंग में बच्चा जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइम गुजार सकता है। रिलीजियस व्यूज में ये होता है वही अगेन के कल्चरल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप बच्चे को टाइम टू टाइम साथ में एक स्केड्यूल टाइम में, लिमिटेड टाइम में अगर हम रिलीजियस डिस्कशंस करते हैं
हमारे पास घर में बहुत जो है वो फ्री टाइम होता है, जिसमें बच्चे के साथ अपने सेशंस के अंदर, अपनी स्टडी के टाइम टेबल के अंदर उसको रिलीजियस व्यूज भी दिखा सकते हैं, डेमो कर सकते हैं। जैसे कि नमाज के लिए एक प्रॉपर टीचर को एक प्रॉपर डेमो करना पड़ेगा, सब बच्चों को सिटिंग में लाकर उनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर घर में बच्चा स्टडी कर रहा है और नमाज का वक्त हो गया है और कोई भी अडल्ट या टीचर नमाज के लिए उठ रहा है, तो उसको उसी चांस को अवेल करते हुए प्रॉपरली जो है उनको उसका डेमो भी दे सकता है और उनको समझा भी सकता है। एंड एडिशनली वो एक सब्जेक्ट लेसन भी प्रिपेयर कर सकता है। और बूस्ट कॉन्फिडेंस, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा जब उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास नॉलेज का एक्सेस होगा, उसके पास डेमो होगा, उसके पास मल्टीपल चांसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बूस्ट करेगा। एक ग्रुपिंग और एक जो सेल्फ लर्निंग में जो एक डिफरेंस होता है, वो यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जल्दी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सम कॉन्स, लिमिट्स हर चीज की होती हैं, हर प्रोसीजर की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। हम जहाँ पे इसको बहुत सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं, वहाँ हम नुकसानात को भी डिस्कस करेंगे। जिसमें हमें सबसे पहली हर्डल जो पेश आती है होम स्कूलिंग में, वो होती है सोशलाइजेशन। क्योंकि बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज को लैक कर रहा होता है और वो फिर बहुत सारे लोगों से सोशलाइज नहीं कर सकता। यस, उसकी जो कम्युनिटी है, उसका हाउस सर्कल है, हाउस सर्कल में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और उसके सिबलिंग्स हैं, वो उनके साथ सोशलाइज कर सकता है, बट दे आर रेपिटेटिव फेसेस। तो जब वो रेपिटेटिवली उन्हीं लोगों से मिलता है, तो एक अल्टीमेटली उसके पास एक ग्रुप एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। नो डाउट वो घर में कर रहा है, लेकिन उनके साथ, उनके मिजाज के साथ, पर्सनालिटी के साथ वो एडजस्ट कर चुका होता है और वो कोई चैलेंज को प्रॉपरली बचा फेस करने के लिए रेडी नहीं होता। और फिर सोशल नॉर्म्स भी इतने वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता, जो कि अगर वो स्टडी वाइज और बुक वाइज कर रहा हो। फिर इसमें एक और हमारा जो है लिमिटेड एथलेटिक एक्टिविटीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक सिस्टमेटिक वे में इंस्टीट्यूट में जा रहा हो, तो वहां पे ये होता है कि बच्चों की ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एथलेटिक एक्टिविटीज में बच्चे के पास जब चैलेंज नहीं है या कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसमें बच्चा लैक करता है। समटाइम मोटिवेशनल सिचुएशंस में उनको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। तो ये जो है एथलेटिक एक्टिविटीज एक पर्टिकुलरली स्पोर्ट सिस्टम है, जो कि हर इंस्टीट्यूट में जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन दोनों में करवाया जाता है, ताकि बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज को बनाया जा सके। जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। जी श्योर, मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम आती है कि स्कूल में तो एक फिक्स टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग के स्कूल्स होते हैं। लेकिन जो घर में हम बड़ा फ्लेक्सिबल टाइम इंश्योर करते हैं, हमें लगता है कि बच्चा थोड़ा सा अगर उसको किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो उसमें हम टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि सम टाइम घर की एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो सकती है। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर रहे, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। फिर एक और इसका एक छोटा सा नुकसान है, जो कि पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर इस तरीके से है कि अब बच्चे के पास, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल हर्डल्स जिस तरीके से आती हैं, उसमें ये होता है कि साथियों कंपैरेटिवली अगर हम उनको स्ट्रगल में डाल दें, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है कि आया वो अपने साथी की निस्बत कम एफर्ट पुट कर रहा है या ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। ये दोनों सूरतों में इसको जो है ना प्रेशर झेलना पड़ता है, अगर वो एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो भी, और अगर वो घर में एक होम स्कूलिंग सेशंस में पढ़ रहा है तो भी। इस सूरत में ये होता है कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो पेरेंट्स हैं, या जो टीचर हैं या थेरेपिस्ट हैं, वो उनके ऊपर इस चीज का इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। चूंकि वो इंडिविजुअल सेशन ले रहे हैं, तो बच्चा मोटिवेशन लैक भी कर सकता है। और अगर वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आता है या कोई उसके साथ ज्वाइन करता है, तो भी वो स्ट्रेस फील करते हैं, जिसमें हमारा इंस्ट्रक्टर जो है वो उनको प्रॉपर अगर गाइडलाइन प्रोवाइड करे और उनको रिलैक्स करे स्टडीज के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सक्सेस रेट ऑफ होम स्कूलिंग एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि सक्सेस जो है हमारे होम स्कूलिंग में सक्सेस रेट ज्यादा क्यों है। इसकी रीजंस मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन अभी जो इसकी मैंने आपको जीपीए शो करवा रही हूँ उसमें ये होता है कि 1-to-1 सेशंस की वजह से बच्चा सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, और उसकी वजह से जो है ना प्रॉपरली बच्चा जो है ना दूसरे ग्रुप एक्टिविटीज की निस्बत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। फर्दर ये डिपेंड भी करता है कि बच्चा जो है वो सोशलाइज करके ग्रुपिंग में जाके ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है या इंडिविजुअल अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ये काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, इसमें मैं इसके रीजंस शेयर करती हूँ। रीजंस फॉर द सक्सेस रेट। पहली बात जो मैंने आपसे कही कि बच्चा सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, और उसमें उसका जब करिकुलम डेवलप किया जाता है और उसको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उसमें पेरेंट, फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर, टीचर या थेरेपिस्ट जो भी है वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो है आईईपी डेवलप करते हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट सबसे पहले उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है। फिर उसके बाद उसको एनालाइज देयर चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसमें ये होता है कि हम अगर एकदम से सोशल ग्रुप में बच्चे को इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें जो पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। अब जब हम आईपी डेवलप करते हैं हम 1.5 मंथ का टाइम देते हैं उसमें कि बच्चा उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस, उसके इंटरेस्ट और उसके फोकस पॉइंट को फॉलो किया जाए, उसके अकॉर्डिंग हम उसका आईपी डेवलप करें। फिर ये होता है कि अब बच्चा जब आईईपी डेवलप हो जाता है, फिर उसके मोर 1-to-1 टाइम्स उसके सेशंस डिवीजन आती है। जब सेशन डिवाइड किए जाते हैं तो उसमें हम टाइमिंग को भी डिवाइड करते हैं। टाइमिंग डिवीजन आने की वजह से अगर हम एक प्रॉपर जो है 45 मिनट्स का सेशन ले रहे हैं और बच्चा इंटरेस्ट से के साथ उस सेशन को एंजॉय भी कर रहा है, आपके रिसोर्सेज पे ऊपर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके साथ उसका टीम वर्क अच्छा है, तो हम उस सेशन को बढ़ा भी सकते हैं। उससे क्या होता है हमारी सक्सेस रेशो बढ़ जाती है किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक पॉइंट पे। फर्दर मोर हम मोर सक्सेस टू करेज ड्यू टू 1-to-1 वन ऑन वन इंटरेक्शन जो होता है, यही चीज जिसमें टाइम जो है हमारा बढ़ सकता है। अगर हम वो फर्स्ट लेवल अटेन कर जाता है बच्चा, जिसमें हमारा उस बच्चे का चलिए हमने इंटरेक्शन करवाना था, सेंसिटाइजेशन करवानी या डिसेंसिटाइजेशन है, या हमारा कोई ऑरल मोटर एक्टिविटी है या कोई एजुकेशनल एक्टिविटी है, अगर वो बच्चा आपके फर्स्ट री इन्फोर्सर पे, आपके मेथोडोलॉजी पे पूरा उतर रहा है और उसने इंटरेस्ट शो करवाया है, तो वन ऑन वन इंटरेक्शन में आप उस सेशन को प्रलॉन्ग करते हुए लेवल अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अक्सर जो है, और मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें आती हैं कि बच्चा जो है सक्सेस रेट अच्छा देता है, वो उस चीज को, उस एक्टिविटी को अटेन कर लेता है, उसको मेच्योर कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इसको, जस्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आप सब्जेक्ट एंड करिकुलम को, जहाँ पे आप बच्चे का फोकस पॉइंट और उसका इंटरेस्ट नोट डाउन करते हैं, उसमें फिर आप उस करिकुलम के साथ फिक्स रहना या उसको वो फिक्सेशन करवाना जरूरी नहीं है। अगर बच्चा इंग्लिश में इंटरेस्ट ले रहा है, साइंस में ले रहा है, नेचर में ले रहा है, मैथ अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उनका करिकुलम जो है अपग्रेड कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और आपके जो सब्जेक्ट सिस्टम है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। और पर्सनली मेरा तो एजुकेशन एक्सपीरियंस ये रहा है बच्चों के साथ कि जो बच्चा जिस चीज को प्रायोरिटाइज करता है हम उसको रोटेशन में ले आते हैं, और चूंकि पहला अटेम्प्ट बच्चे का अच्छा जाता है, फिर हम उसको दूसरे लेवल और तीसरे लेवल पर जब पुट ऑन करना होता है तो हम उसके सब्जेक्ट्स और करिकुलम को रोटेशन में लाने की वजह से बच्चा उस चीज को अटेन करने के लिए मोर स्ट्रगल करता है। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। क्वालिफिकेशंस फॉर होम स्कूलिंग। हमारे यहाँ एक ये फिनोमिना बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इदारे ही सब कुछ जो है वो करवा सकते हैं। देखिए, इदारे पूरी जिंदगी बच्चों के साथ जिंदगी स्पेंड नहीं कर सकते, उनको लाइफ टाइम स्ट्रगल और हैंडलिंग नहीं दे सकते। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट करें। ये जो डिसेबिलिटी या
जो हमारी सोसाइटी में एक स्पेशल एबिलिटीज को हम एक कंसिडरेशन में लेकर आते हैं, इसको नॉर्मलाइज किया जाए, इनको इंक्लूसिवनेस में लेकर आया जाए। हम सब में कोई ना कोई कमी कोताही होती है, तो ये चीजें एक इंफॉर्मेशन के तौर पे सर्कुलेट करनी चाहिए कि पेरेंट्स who have passed high school can go for homeschooling after getting the fundamental process and knowledge of homeschooling। कि वो पेरेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है उन्हें ये बेसिक्स पता है, एजुकेशन बेसिक्स क्या है, जो ताकि वो अपने बच्चे को वो प्रोवाइड कर सकें। उसके फंडामेंटल्स प्रोसेस को आप, बहुत सारे इदारे हैं जो कि एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि जो अपना नाम लिखना ही जानता वो हमारे हिसाब से एजुकेटेड है, यानी कि ख्वानदा है। इन चीजों को देखते हुए वो हाई स्कूल पास किया हुआ पेरेंट जो है वो अपनी बेसिक एजुकेशन को अपने बच्चे में कन्वर्ट कर सकता है। 6 से 14 साल की उम्र का बच्चा बेसिक एजुकेशन राइट रखता है, वो स्पेशल एजुकेशन हो या जनरल एजुकेशन। फर्दर यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम एनी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर और अ टीचर विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब बात आ जाती है एक्सपोजर ऑफ थेरेपीज की, एक्सपोजर ऑफ टेक्निकलिटीज की। तो इसमें हम जो पेरेंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर या टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस में वो बंदा क्वालिफाई हो, वो आपको प्रॉपर बेसिक गाइडलाइन दे सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। रिसोर्सेज फॉर होम स्कूलिंग। इस पॉइंट पे आके हम अब एक डेवलपमेंट आती है जी, हम स्कूल कहाँ से ढूंढें, फिर करिकुलम बुक्स कहाँ से लेकर आए, और वो बच्चे को लग्जरीज कहाँ से प्रोवाइड करें। ये सब चीजें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स और हर वो बंदा जो चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहा है वो अपने इर्द गिर्द नेचुरल डेवलप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। All the natural and developed resources around the child can be used as educational resources with any adult or professional help। Adult and professional help इसलिए जरूरी है कि sometime हम टूल्स पे बात कर रहे होते हैं, अपने गैजेट्स पे बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं जिसमें बच्चे को अडल्ट हेल्प की जरूरत होती है, तो उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और प्रोफेशनली खुद उसको थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद अगर आप उसमें मास्टर हैं तो वेरी गुड, अगर पेरेंट या टीचर उसमें मास्टर नहीं है तो उनको प्रोफेशनल हेल्प के बाद आप उन बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपका रिसोर्स मटेरियल है, वो आपके एवी एड्स हैं, उनको आप अपनी मेथडोलॉजी में ऐड कर सकते हैं और उन्हीं की मदद से आप बच्चे को नेचुरल हेल्प के थ्रू रियल पिक्चर दिखा सकते हैं, रियल लाइफ पिक्चर। क्योंकि जितने भी हम फंडामेंटल टूल्स अगर हम उनके डमीज यूज करते हैं, अल्टीमेटली वो रियल टूल्स में कन्वर्ट करना होता है, हमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके उनको एक्चुअल पिक्चर दिखानी होती है। तो दे कैन, अच्छा, जो रिसोर्स मटेरियल है वो क्या क्या हो सकता है, एक्सक्यूज मी, दे कैन बी टॉयज, नेचुरल एनवायरमेंट, basic home tasks, utensils, pictures, TV programs, animals, interactive toys. You just need to understand the better chance to utilize them with the highest probability to get the child's attention। सबसे important चीज ये है कि बच्चा किस चीज पे रिस्पॉन्स कर रहा है, किस रिसोर्स मटेरियल पे रिस्पॉन्स कर रहा है। आपने कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है और करवाई है और उस बच्चे को आप उसको प्रॉपरली वर्बली एलेबरेट नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको एक्शन में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको उसकी हेल्प एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लेंगे, आप एवी8 से लेंगे। तो वो एवी8 कुछ भी हो सकता है, जनरल टॉयज भी हो सकते हैं, इंटरेक्टिव टॉयज भी हो सकते हैं जिसमें गैजेट्स आ सकते हैं, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज, बेसिक होम टास्क में जैसे कुकिंग के दौरान आप बच्चे को हल्का फुल्का जो हैजर्ड फ्री टास्क है वो सिखा सकते हैं। तो कोई भी ऐसे यूटेंसिल्स जो जिनमें कोई भी डेंजरस हैजर्ड ना हो, बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके, उन यूटेंसिल्स को यूज कर सकते हैं।
तस्वीरों को यूज कर सकते हैं, आपके घर में मौजूद या आपके मोबाइल में या आपके इर्द गिर्द। अक्सर हम घरों में और कैसी वो डेकोरेशन पीसेस हम यूटिलाइज करते हैं। समटाइम टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आपका जो है पर्पसफुल एजेंडा आपके पास मौजूद होता है, आप उन टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर एनिमल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, हैजर्ड फ्री एनिमल्स और ट्रेन्ड, प्रॉपरली ट्रेन्ड पेट्स एंड हैजर्ड फ्री एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं। फर्दर ये पिक्टोरियल तो मौजूद ही होती है। ठीक है, आपने सिर्फ अब आपने एक चांस को ग्रैब करना है जहां बच्चा आपके ऊपर फुल्ली अटेंटिव है। आपकी सक्सेस रेशो आपको भी सक्सेसफुल वहीं पे बनाएगी जब आपका बच्चा आपकी अटेंशन और बच्चे की अटेंशन आपको अवेलेबल होगी। अगर आप सारे अपने रिसोर्सेज को पूरा कर रहे हैं, अपनी पूरी एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की अटेंशन नहीं है, तो वो भी आपका सेशन वेस्ट हो सकता है। पेरेंट्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट, इंस्ट्रक्टर्स, तमाम लोग अपने बच्चे की अटेंशन पॉइंट्स को और पिन पॉइंट्स को पहले नोट करें और फिर अपनी जो है एविएट्स को यूटिलाइज करें। अपने आप को ओवर रश भी नहीं करना कि हर तरह का एविएट अपने पास रख लिया जिससे बच्चे की अटेंशन ही डाइवर्ट होती जाए। ये चीजें थोड़ी सी एक सिस्टमेटिक वे में आनी होती हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वेबिनार में डेफिनेटली आईईपी पे भी और रिसोर्स मटेरियल पे आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोफेशनल रिसोर्सेज में हमारा मिशन है कि हम आवर मिशन इज टू टीच मदर्स, पेरेंट्स, इसमें इंस्ट्रक्टर, टीचर्स एंड थेरेपिस्ट डेफिनेटली दे आर प्रोफेशनल, सो दैट्स व्हाई मैंने उनको मेंशन नहीं किया। टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन बाय देमसेल्फ। हमने अपना मुआशरा इंडिपेंडेंट करना है, हमने डिपेंडेंट नहीं बनाना। हमारा मकसद कंटिन्यूसली जो है वो पैसे ऐंठना या अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना मुआशरे को नहीं है। वो भी एक किस्म की माजूरी है, वो भी एक किस्म की डिपेंडेंसी है। और हमने एक चेहरा ऐसा बना दिया हुआ है हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कि बगैर टूल्स के, बगैर इंस्ट्रक्टर के या बगैर किसी इदारे के कोई भी बच्चा जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा पर्सनल ये विजन भी रहा है कि पेरेंट्स, मदर, टीचर्स को सबको जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकें, बता सकें और उनको विजुलाइज करवा सकें हर चीज। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली वो आप शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच मैम तौसीफ कमल। आपने इतना टाइम दिया और इतना वंडरफुल वेबिनार दिया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं और हमारे पास चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबके लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मरियम जावेद जो है वो काफ़ी एक्टिवली जो है ना वो इंगेज रही हैं थ्रू आउट द वेबिनार। थैंक यू सो मच मरियम जावेद फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। इनका पहला क्वेश्चन है कि मैम डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, व्हाट इफ बच्चा ऑटिज्म या एपिलेप्सी एक्सेट्रा का है, तो उस केस में सेल्फ हार्म भी आ जाता है, ऐसे बच्चे को डील करना मुश्किल होता है। हाउ कैन वी टीच सच अ चाइल्ड एट होम और इवन एट स्कूल? जी मैम। जी बिल्कुल। आप ये देखें कि ऑटिज्म के डिफरेंट लेवल्स हैं। अभी उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है कि बच्चा सेल्फ हार्म पे है या नहीं। एपिलेप्सी डेफिनेटली हो जाता है, उसमें भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों में और ये मुश्किल जरूर होता है। बट देर आर मैकेनिज्म जो मैंने आईईपी का डिस्कशन में पहले जिक्र किया, उसमें ये मैकेनिज्म जरूर इनपुट होती है कि बच्चा मेडिकेशन पे है और अगर वो जब लर्निंग प्रोसेस में होता है तो उसकी मेडिकेशन टाइमिंग होती है उस ड्यूरेशन में, ताकि वो बच्चा उस टाइमिंग के अंदर या उतने टाइम में किसी भी किस्म की ऐसी कोई हार्मफुल हरकत ना करे जिससे वो अपने इंस्ट्रक्टर को या खुद को हार्म करे। दूसरी ओके। बात ये कि जब एक प्रॉपर आईपी बना हुआ होगा, जब आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर सेशंस और एजुकेशन सेशंस लेंगे ना, उसमें आपके पास ऐसा मॉडिफाइड प्रोग्राम जरूर अवेलेबल होगा जिसमें मैं ये सेल्फ डिफेंस आईपीज को भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ एक जगह पे, मे भी अभी तक आप तक वो ना पहुंचे हो। उसमें ये होता है कि बच्चा मेंटेन्ड बिहेवियर के साथ बैठता है,
ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें बच्चा हार्मफुल एयर जेस्चर जो है वो अपनाए। तो मेरा बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, ये मुश्किल नहीं होता। हाँ, उसमें आपको सिर्फ बच्चे के अटेंशन और फोकस पॉइंट को थोड़ा सा गेन करने के लिए अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना पड़ता थैंक यू है। सो जी मिस मच इरम। मैम। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार, अमेजिंग वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बाय द स्पीकर। राइट जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पेशल नीड में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं नॉर्मली। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसे बच्चों को ड्रेस चेंज करना, शूज, टीथ ब्रशिंग वगैरह में सीखना मुश्किल होता है। कैन दे सर्वाइव इन द मेन स्ट्रीट? जी मैम। जी जी, पहली बात तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि स्पेशल नीड्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, हमारे यहाँ जो डिसऑर्डर्स एड्रेस होते हैं वो तो सिर्फ 4 किस्म के, 5 किस्म के हैं। जिनमें मेनली जो अगर मैं जिक्र करूँ तो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, पीसी चाइल्ड्स हैं, और एमआरस को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। फिर उसके साथ आगे लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं, जिसमें 13 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। हम सिर्फ उन डिसऑर्डर्स को जानते हैं जिसमें बच्चा फिजिकली मेंटली डिसेबल होता है, और मोस्टली उनको जो है ना एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है। अब इसमें ऑटिज्म भी ऐड कर दिया गया है। अब 13 टाइप्स के डिसऑर्डर हैं, इंशाल्लाह इन पे मैं एक प्रॉपरली आपको दोबारा गाइडलाइन जरूर सेंड करूंगी, जिसमें इन डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जब आईईपी का वेबिनार होगा उसको प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें ये प्रॉपर मेंशन किया गया है कि किस डिसऑर्डर के लिए कौन सा आईपी डेवलप किया जाता है, और कौन सी बिहेवियरल एक्टिविटीज और स्पीच एक्टिविटीज कहाँ कहाँ जरूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि नॉर्मली ऐसे बच्चों की ड्रेस चेंजिंग करना, शू, टीथ ब्रशिंग वगैरह भी सिखाना मुश्किल होता है। कैन दे सर्वाइव इन द मेन स्ट्रीट? यस, दे कैन सर्वाइव इन द मेन स्ट्रीट। ये सारी ओटी की एक्टिविटीज हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब आप बिहेवियर और दूसरी थेरेपीज को कंसिडर करते हैं, ओटी एक्टिविटीज बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जिसमें ग्रॉस एंड फाइन मोटर्स की एक्टिविटीज को एडजस्ट करवाया जाता है, और उसमें स्टेप्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। यानी प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग उसमें ऐड होती है, और बच्चे को हम एक्ट यानी डेमो करके दिखाते हैं। फिर उसमें ये होता है कि छोटा सा सेगमेंट टाइम टेबल है, ये भी आपकी एक एजुकेशनल एक्टिविटी है कि हमने बच्चे को दांत साफ करना सिखाना है, तो हमने उसका एक प्रॉपर सेगमेंट है, उसके टूल्स दिखाने हैं, लाइक वो टूथपेस्ट है। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मोहम्मद हसनैन ने, और अब्दुल्ला हमदर्द थे हमारे साथ। इसके अलावा मरियम जावेद आ गई हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आंसर कर लेते हैं। इनका फीडबैक आया था कि वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग इट। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इनका क्वेश्चन है मैम कि व्हाट काइंड ऑफ टूल्स कैन बी यूज्ड टू कीप द चाइल्ड एंगेज। मरियम, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैम ने ऑलरेडी वेबिनार के दौरान दे दिया था, बट स्टिल मैम इफ यू कैन ऐड समथिंग मोर, ओवर टू यू मैम। थैंक यू इरम। जी, टूल्स के रिगार्डिंग अगर आप ये बात करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि आपका बच्चा जो है वो किस स्पेशल नीड के साथ है। फिर उसके बाद अगेन आई टॉक अबाउट आईईपी के जो मरियम के 2-3 क्वेश्चन थे जिनमें उनका जो है ना स्टेप बाय स्टेप रेलिवेंस निकलता है। कि सबसे पहले तो आपको उनका आपके बच्चे की जो है स्पेशल नीड का आइडिया हो, उसके फोकस पॉइंट का आइडिया हो, और फिर उसके बाद आप उसको रीजनरेट करें कि आप उसको किस लेवल की एजुकेशन देने जा रहे हैं। फिर अगला स्टेप आता है कि आप उसको कौन से टूल्स या एविएट्स के थ्रू सिखाएंगे। और वो मोस्टली जैसे उनका पहला एक एक और क्वेश्चन था कि अगर बच्चा हैजर्ड के साथ है, वो सेल्फ हार्म पे जाता है, तो डेफिनेटली आप उसके पास कोई भी हार्ड किस्म का टूल या टॉय या कोई ऐसी चीज नहीं रखेंगे जिससे वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सके या अपने इंस्ट्रक्टर को पहुंचा सके। उससे उसका स्टार्ट आप उसकी बिहेवियर मेंटेनेंस से लेंगे, और उसके पास सॉफ्ट चीजें रखेंगे, और उन सॉफ्ट चीजों में आप बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर लेसन। ठीक है, जिसमें आप पिक्टोरियल भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज भी यूज कर सकते हैं, या रियल डेमोज भी यूज कर सकते थैंक यू सो हैं। मच जी आई जी। होप। जी मैम। जी सर, इरम मैं मिस मरियम के सवाल के आंसर में बात की कि हो आपका कंसर्न आंसर आपको मिल गया होगा।
जी, थैंक यू सो मच मरियम। अब आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी के पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम जो है ये वेबिनार वाइंड अप करें। ओके जी, मरियम का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, दैट्स गुड। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अपने। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स नो क्वेश्चन, ताकि हम लोग इसको वाइंड अप कर दें, क्योंकि हमने इसको काफी एक्सटेंड कर दिया है और मैम तौसीफ का जो है वह हम काफी ज्यादा वक्त ले चुके हैं। सो इट वुड बी बेटर कि आप लोग रिस्पॉन्स दे सकें। जी, एनीवन? ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट मैम, आई थिंक सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा चुके हैं। मजीद अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके भी अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जा सके। और हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं मैम तौसीफ गिलानी का, कि उन्होंने, सॉरी, मैम तौसीफ कंवल का, आई एम रियली सॉरी, कि उन्होंने जो है वो Yes. हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, और हमने आपका मुहद्दे से कहीं ज्यादा टाइम ले लिया, जितना हमने आपसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा टाइम हमने आपका ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो Jazakallah. नाइस एंड स्वीट। थैंक यू सो मच मैम। Jazakallah. Thank you so much for inviting me. जजाकल्ला Allah खैर। Hafiz. जी, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग। आप सबने टाइम निकाला, आप सबने ज्वाइन किया, इट मीन अ लॉट। और इंशाल्लाह हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम मजीद हाजिर होंगे किसी और अच्छे वेबिनार के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पे बात करें तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स में जो भी पोस्टर या बैनर आप देखते हैं उसके कमेंट में अपने राय का इजहार कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर मजीद वीडियोस लेकर आए या मजीद वेबिनार्स लेकर आए, तो इंशाल्लाह हम उस पर जरूर बात करेंगे। यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं इस वेबिनार को। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी अच्छे इंटरेस्टिंग वेबिनार के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।